नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी आशा के केंद्र मानगढ़ धाम आ रहे हैं। ये धरती गोविंद गुरु की धरती है, मामा बालेश्वर दयाल की कर्मस्थली है, माऊ जी महाराज की धरती है। राजस्थान का जलियांवाला कहा जाता है, आदिवासियों का तीर्थ स्थल है। जी हाँ, वो आदिवासी जो गुजरात में 15% है और कई सीटों पर मुख्य भूमिका में है, जो गुजरात की आबादी का 7वां हिस्सा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 52% बीजेपी के पास था, वो मानगढ़ धाम जिसके विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी तब से काम करते आ रहे हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अब जिस अंदाज में बीते कुछ सालों में मोदी ने काशी, उज्जैन, केदार, बद्री को नया स्वरूप दिया, भव्यता दी, क्या अब मानगढ़ के द्वार आकर आशा के धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल जाएगा? क्योंकि मोदी का जो भक्ति रूप दिखाई दिया है, वो भक्ति मानगढ़ धाम के साथ भी जुड़ी है। लेकिन क्या इस दौरे को मोदी की भक्ति के साथ साथ सियासत की शक्ति के साथ जोड़कर भी देखा जाना चाहिए? आज बात इसी मुद्दे पर। प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ धाम आ रहे हैं, क्या वाकई में यहां से गुजरात तक वो संदेश जाएगा जो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो संदेश दिया करते थे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रामलाल शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए मानगढ़ को क्या कुछ मिलेगा और जो मानगढ़ को मिलेगा उससे बीजेपी को क्या मिलेगा, गुजरात को क्या मिलेगा? देखिए विजेंद्र जी, इतिहास के पन्नों के अंदर ये बात अंकित है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे भी कहीं भीषण हत्याकांड इस मानगढ़ के अंदर लोगों ने शहादत दी है जी। जलियांवाला बाग के अंदर लगभग 1000 लोगों की शहादत थी, लेकिन इस मानगढ़ के अंदर 1500 से अधिक लोगों की शहादत थी। और ये उस दौरान हुई है जब एक क्रांति का दौर चल रहा था। उस क्रांति के दौर के आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोगों ने शहादत दी है, उस शहादत को सभी नमन करते हैं। और ये आज से नहीं, वर्षों से एक परंपरा इस बात की भी चली आ रही है कि गोविंद गुरु के नेतृत्व के अंदर जो शहादत लोगों ने दी थी, उस शहादत के ऊपर सभी पार्टियों के लोग ले लो, सभी धर्मों के लोग ले लो, या सभी जातियों के लोग ले लो, सबकी आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई है। और ये एक राजनीतिक कार्यक्रम कम है और एक सरकार का कार्यक्रम है, संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसा हम सब ने देखा कि हमारे आस्था के केंद्रों को विकसित करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, और आने वाले समय के अंदर इस स्थान को भी विकसित हो, एक आदर्श बने। अजय, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाएगा, उम्मीद की जाए? क्या प्रदेश बीजेपी की तरफ से उनको कहा गया है? निश्चित रूप से विजेंद्र जी, आप ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के श्रद्धा का केंद्र यह है, आदिवासियों के श्रद्धा का केंद्र यह है। और कोई ना कोई ऐसा कार्य यहाँ जरूर होगा जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप आने वाले समय के अंदर एक आदर्श प्रस्तुति हम सबको देखने को मिलेगी। ठीक है योगेश शर्मा जी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, अभी प्रधानमंत्री मोदी आए थे, 10 बज गए थे, लाउड स्पीकर से बोल नहीं पाए थे। वो प्रॉमिस करके गए थे कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, आप लोगों के बीच आऊंगा, मुलाकात करूंगा। क्या मैं इस दौरे को उस तरीके से भी कनेक्ट करके देख सकता हूं, या फिर गुजरात में जिस तरीके से पॉलिटिकली इवेंट चल रहे हैं और 7वां हिस्सा है आदिवासी वोट बैंक का, और जो आदिवासी वोट बैंक है उनका आस्था का केंद्र मानगढ़, इस तरीके से जोड़कर देखूं? विजेंद्र, पूरी तरह मानगढ़ धाम जो है आदिवासी, ना केवल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और देश के तमाम आदिवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। एक तरह से उनके लिए एक कुंभ है जहां पर वो आते हैं और अपने आस्था को प्रदर्शित करते हैं। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत का दौरा हुआ था और मैं भी वहां जब गया मानगढ़ पर उसी दौरे के दौरान, तब मैंने देखा कि किस तरह से लाखों आदिवासी वहां पर पहुंचे थे। और ख़ास तौर से जो भील वर्ग है, ये वो भील वर्ग जो महाराणा प्रताप की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया, त्याग और बलिदान के लिए इस भील वर्ग को जाना जाता है। और आपको ध्यान होगा कि गोविंद गुरु ने जो सामाजिक अलग जगाई थी उस ज़माने के अंदर, अंग्रेज़ी हुकूमत
के दौरान जब सामाजिक अलग जगाई, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के लिए काम किया, उन्होंने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, स्वदेशी अभियान चलाया उन्होंने 1913 में। और ये तमाम अभियान वो थे जो एक तरह से कहा जाए आगे चलकर ये बड़ा हिस्सा बने आज़ादी की लड़ाई को लेकर। महात्मा गांधी ने इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो गोविंद गुरु को तो लोग याद नहीं करते, लेकिन बाद के जो जितने समाज सुधारक रहे या जो भी क्रांतिकारी रहे या बड़े लीडर्स रहे, उनको याद किया जाता है। और जब मुख्यमंत्री थे, आपको बता दूं, गोविंद गुरु का देहांत गुजरात में हुआ था। उन्होंने पूरा उनका जो कहा जा सकता है सामाजिक मूवमेंट राजस्थान में, ये मानगढ़ और आसपास के जो ज़िले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस पर्टिकुलर बेल्ट में था, और जिसकी धमक पूरे मेवाड़ और वागड़ से लेकर गुजरात तक सुनाई देती थी, एमपी तक सुनाई देती थी। और लेकिन 2 लाख से अधिक अनुयायी उस ज़माने में उनके हुआ करते थे। और गोविंद गुरु का देहांत, उनका आजीवन कारावास हुआ, और उनका देहांत जो है वो गुजरात में हुआ, जहाँ पर एक स्मारक खुद नरेंद्र मोदी ने उस वक्त बनवाया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ये जो आदिवासी बेल्ट है जो गुजरात से तकरीबन 45 से भी अधिक सीटों पर असर करता है आदिवासी वर्ग गुजरात के अंदर, और ये बीजेपी के लिए कमज़ोर कड़ी भी कहा जाता है। कभी कभी बीजेपी यहाँ से अच्छी लीड लेती है, लेकिन अभी भी 4-5 ऐसी सीटें हैं विजेंद्र जहाँ पर कभी भी कमल नहीं खिला, और वो आदिवासी बहुल सीटें हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के गुजरात के चुनाव की तारीखें जल्दी घोषित होने वाली है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का मानगढ़ पर आना और मानगढ़ से जो भी संदेश जाएगा उसका गुजरात की चुनावी धरती पर जरूर असर पड़ेगा। और महेश शर्मा जी, यही मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं अगर बीते कुछ सालों में आपको पीछे लेकर जाऊं तो मुझे काशी नजर आता है, उज्जैन नजर आता है, केदार नजर आता है, बद्रीनाथ नजर आता है, इसके अलावा अयोध्या नजर आती है, और अब मानगढ़ नजर आता है। क्या मैं इसको इस नजरिए से देखूं कि प्रधानमंत्री मोदी बस एक एक जो तीर्थ स्थल है उनके जीर्णोद्वार, उनकी भव्यता को लौटाने के लिए काम कर रहे हैं? वो जानते हैं कि बस अगर यही कर लिया गया तो वोट अपने आप आ जाएंगे, उनके लिए अपील करने की जरूरत नहीं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये जो मानगढ़ जो धाम है वो आदिवासियों से सीधा जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि भाजपा ने जो अपना जो अभी राष्ट्रपति जो बनाया था द्रौपदी मुर्मू को, वो मुख्य लक्ष्य उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आता है कि तो उन्होंने क्यों सर की राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो जाएगा। हाँ, ये इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं कोई घोषणा होने वाली है जी। ये आपको 1 नवंबर के टाइम पे उम्मीद है। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है, क्योंकि जो मकसद है इस बार 27 सीटें हैं, आपने जो 7% जो बताया ना, वो गुजरात की 27 सीटों को प्रभावित करते हैं चुनाव नतीजे। तो बहुत बड़ा 27 सीटों पर अगर एक साथ ही मतलब क्या कहते हैं, अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है तो एक आप बड़ा बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट। 2019 के लोकसभा यही चुनाव कारण है कि जो नहीं जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 52% आदिवासी वोट पड़े थे बीजेपी के लिए। हाँ, ये वाला जो चीज है, उसके अलावा भी तो कांग्रेस भी वहाँ ये मतलब अपनी पैंठ बढ़ाना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा गहलोत साहब एक बार नहीं है 3-4 बार बड़ी सभाएं करके, या राहुल गांधी भी मतलब क्या कहते हैं वहाँ जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें देख करके इर्द गिर्द सियासत तो है ही, आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के भी की जाती है। अब आप ये सबसे बड़ा एक आपने अगर पीछे अगर थोड़ा सा जाएं तो क्यों ज़्यादा सारे राजनीतिक जो दल है वहाँ क्यों कंसिडर हो, वहाँ क्यों मतलब क्या कहते हैं ज़्यादा फोकस हो रहे हैं? उसका मुख्य कारण है कि एक अरसे बाद में वहाँ एक डिमांड स्वतंत्र भील प्रदेश की मांग उठी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब क्या कहता है ना, जो एक ये प्रोजेक्ट लेके चलते हैं जिसके बिहार पे बीपीटी का उदय हुआ है। और राजस्थान में अब इस समय 2 सीटें वो जीत चुके हैं, और सेकंड नंबर पे पिछले चुनाव में थे 2 सीटों पर। तो ये आप ये देखिए 8 सीटों में से मतलब जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की में, उनमें से इनका ये प्रभुत्व बढ़ा है। तो ये मान के भी चलिए कि आज दोनों पार्टी जो प्रमुख जो दल हैं उनका कंसंट्रेशन उस जगह इसलिए है क्यों कि वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पक्ष में मतलब थर्ड फोर्स वहां पर एक्टिवली जी लोगों को अपनी तरफ ना खींच पाए। जी, आपने देखा होगा मामा बालेश्वर दयाल के सिद्धांतों को लेकर जेडीयू बना, चुनाव चिन्ह था तीर कमान। नीतीश कुमार जिस पार्टी से, ये एक जमाने में सीटें लाता था, बीजेपी जेडीयू के लिए सीटें छोड़ा करती थी। उस समय जो कहा जा सकता है कि
खास तौर से कुशलगढ़ जेडीयू का गढ़ हुआ करता था, और भी 2-3 सीटें ऐसी थी। जीतमल खाट जो बाद में बीजेपी में आ गए वो जेडीयू के नेता रहे जिनकी डेथ हो गई, और ऐसे कई नेता रहे जो जेडीयू के लीडर्स रहे। जेडीयू से सांसद भी बना बांसवाड़ा डूंगरपुर से जी। और ये जो महेश जी भाई साहब बात कर रहे हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी की, इसका जन्म स्थान ही गुजरात है। जो छोटू भाई वसावा जो इसके फाउंडर है वो गुजराती है, गुजराती आदिवासी है। तो गुजरात में भी इन्होंने सीटें जीती है जी। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने, और ठीक है। राजस्थान में इसका प्रवेश गुजरात से हुआ डूंगरपुर के रास्ते, और डूंगरपुर में ही जिले में इनकी 2 सीटें हैं। तो ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। आरसी चौधरी जी, प्रधानमंत्री के दौरे को आप भक्ति के रूप में देख रहे हैं, आस्था के रूप में देख रहे हैं, या सियासी तौर पर देख रहे हैं? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से फर्स्ट इंडिया पे जब मैं डिबेट सुन रहा था, इससे पहले हमारे 2 जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, योगेश शर्मा जी और दूसरे जो पत्रकार हैं, उन्होंने चर्चा की कि गुजरात के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं और कितनी विधानसभा सीटों को वहां पे प्रभावित कर रहे हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री के दौरे को जो उन्होंने स्वरूप बताया। इसलिए कहीं कोई अतिशयोक्ति बच नहीं जाती है कि 2 निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि राजनीति का उत्सव मनाना और राजनीति को किस प्रकार से मोबिलाइज करना देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि राजस्थान की धरा का मैं बेटा हूं, और राजस्थान की धरा के लिए ये जो भूमि है वो सदैव, चाहे आज भी यहाँ पे जो वीरांगनाएं हैं अपनी पतियों की शहादत देश की सरहद पे देती रही। इस देश की आजादी के लिए लड़ाई, जो योगेश जी ने कहा कि गुरु के उनके जन्मदिवस पे जो उपलक्ष्य पे वहां पे खड़े होकर उस देश की आजादी की लड़ाई के लिए जब वो इकट्ठे हो रहे थे, संदेश दे रहे थे, तब ब्रिटिश हुक्मरानों ने 1500 से ज्यादा भील आदिवासियों की निर्मम हत्या कर दी थी, क्रूर हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग के बाद में देश के अंदर सबसे बड़ा ये नरसंहार था देश के आजादी के आंदोलन को कुचलने का ब्रिटिशों द्वारा। वो भूमि है शहादत की, वो भूमि है इस देश की लोकतंत्र की लड़ाई की, वो भूमि है गुरु की भक्ति की। तो मुझे लगता है कि किसी भी पवित्र और पाक स्थल पे कोई भी व्यक्ति जाए, निश्चित रूप से उसके प्रति आस्था व्यक्त करे और उसके सिद्धांतों को लेकर अपने जीवन में आत्मसात करे तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस यात्रा से अगर अपने राजनीतिक एजेंडे को साधना चाहते हैं तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्य। आरसी चौधरी जी, एक सवाल बस वैसे ही कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि जवाब आप जरूर दें। अब जो काशी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर और उसकी जो भव्यता और जो कॉरिडोर है, वो आपको पसंद आया या नहीं आया? उज्जैन में जो महाकाल लोक बनाया, वो आपको पसंद आया या नहीं आया? मैं राजनीति से इतर बात कर रहा हूं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो 4 धाम को एक साथ कनेक्ट करने की जो परियोजना काम कर रही है, वो आपको पसंद आई या नहीं आई, या वहां भी राजनीति थी? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बातों को जानता हूं, मैं आपके साथ में काफी लंबे समय से डिबेट कर रहा हूं और आप ऐसे प्रश्न अक्सर पूछते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति और आस्था कभी एक नहीं हो सकती। निश्चित रूप से जिनकी जो आस्था है वो स्मारक बने, राष्ट्रीय स्मारक बने, हमारे लिए गौरव की बात होगी। देश के प्रधानमंत्री से सूबे के जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पत्र लिखा, बार बार उनको याद दिलाया कि ये इतनी बड़ी शहादत है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। देश के प्रधानमंत्री यहाँ नहीं सर, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर वो आकर यहाँ राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित कर जाते हैं तो कांग्रेस ये तो नहीं कहेगी ना कि देखिए सियासी फायदा उठाने के लिए 27 सीटों पर फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर गए, फिर ये तो नहीं कहेंगे ना? ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिनका जवाब सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको इसको कुछ नहीं, बात नहीं। अगर आपके जो 2 पत्रकार जो आपने पैनल पे बैठाए हैं वो आपकी पसंद के लोग हैं, आपने बैठाया उनको। सर आप भी मेरी पसंद के हैं, राजनीति कर रहे हैं, रामलाल जी भी मेरी पसंद के हैं सर, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मैं ये कह रहा हूँ विजेंद्र जी, आप ऐसे सवाल आरती चौधरी से पूछ रहे हो जिनका सार्वजनिक ये जवाब नहीं दे सकते। रामलाल जी आपकी पसंद के नहीं हो सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि वहाँ पे कौन आएगा। आरसी चौधरी आपकी पसंद का नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस पार्टी तय करती है कि यहाँ पे कौन आएगा, लेकिन पत्रकार कौन होंगे ये आप तय करते हैं और आपका संस्थान तय करता है। इसलिए पार्टी का जो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है सर, आप मानिए मत मानिए, मेरी पसंद के आप हैं, एक अच्छे आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मानिए इस बात मुद्दे से। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मानगढ़ धाम का विस्तार होता है या कुछ बड़ी घोषणाएं होती हैं तो उसको सहर्ष स्वीकार किया जाएगा।
मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख के बार बार मांग की है। हमारे वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने मांग की है। अगर वो निश्चित रूप से उस स्मारक को घोषित करें तो हमारी मांग को वो पूरी करेंगे, और हमारी मांग को अगर वो पूरी करते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी होगी। देश या राज्य की सूबे की जनता जब कोई मांग करती है और सरकार उसको पूरा करती है तो निश्चित रूप से उसका अभिनंदन होगा। ठीक है आरजे चौधरी जी, आशा भी बहुत मायने रखती है सर, हर दौरा सियासी नहीं होता है। रामलाल शर्मा जी, मानकर चलें कि अब मानगढ़ धाम उस स्तर पर जाएगा जो उसका स्थान होना चाहिए था, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्मारक हो, चाहे वह और भव्य तरीके से पैनोरमा का निर्माण हो, या फिर जो पुराना इतिहास है उसको और शानदार तरीके से विश्व पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर लाना हो। यह काम तो किया जाएगा। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, आपने देखा होगा कि मोदी जी की सरकार आने के बाद में आजादी के आंदोलन के अंदर जिन लोगों ने शहादत दी है, उन शहादत देने वाले लोगों को मान सम्मान मिले, आने वाली पीढ़ी उनको याद करे, उनकी शहादत को सलाम करे, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, उन सांस्कृतिक विरासतों को विकसित करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। और आपने देखा होगा कि आजादी के अंदर बहुत से ऐसे शहादत देने वाले लोग थे जो उन पन्नों के अंदर गुम हो गए थे, उन अभिलेखों के अंदर गुम हो गए थे, जिनका कभी उल्लेख ही नहीं किया गया। आपने देखा होगा कि आजादी के आंदोलन के अंदर शहादत देने वालों का राष्ट्रीय स्मारक बना के पूरी जीवनी उनकी दी गई, शहादत देने वालों के लोगों के नाम अंकित करने का काम किया। जैसे आपने पहले कहा, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, अमरनाथ हो, हरिद्वार हो, काशी हो, आपके उज्जैन हो, ये हमारे ऐसे आस्था के केंद्र है, लाखों लोगों के आस्था के केंद्र है, तो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो आने वाले समय के नहीं, सवाल ये नहीं है रामलाल शर्मा जी, सवाल तब खड़ा होता है कि गुजरात के अंदर जब ये जानकारी है कि किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है, उससे पहले मानगढ़ आना, सवाल तब शुरू होता है सर जब अयोध्या की टाइमिंग को इस तरीके से रखना कि अगले चुनाव से पहले उसका निर्माण हो जाना। बस सवाल इसको लेकर, आस्था को लेकर कोई सवाल नहीं है, ये तो बनने ही चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। अब निरंतर चलते हुए कार्यों का अंत कब होगा, ये तिथि निर्धारित करने का काम कोई नहीं करता। कार्य जब पूर्ण होगा तब कोई ना कोई तिथि रहेगी, कोई ना कोई अवसर रहेगा, वो समय कोई किसी के अनुकूल रहेगा, किसी के प्रतिकूल रहेगा। इसलिए ये मानकर चलते कि सब ठीक है महेश शर्मा जी, सर एक कहावत है या कहें कि भगवत गीता में लिखा है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो क्या कर्म को इस आधार पर किया जा रहा है कि पता है इसका फल क्या होगा? देखिए, जो मुख्य रूप से यह है कि कर्म तो किया ही जाता है, जो कर्म के आधार पे ही फल मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये तय है कि मतलब मामला ये जो आदिवासियों का है, वो आदिवासी वोट बैंक पर एक तरह से मतलब पकड़ मजबूत करने की कोशिशें हो रही है। ये चाहे कांग्रेस करे, भाजपा करे और दूसरे भी दल कर रहे हों, सारे कर रहे हैं, उद्यम तो कर ही रहे हैं। सवाल ये आता है कि हमें ये देखने की आवश्यकता है कि ऐसे मौके पे कि आम आदिवासी के जीवन के स्तर में कितना मतलब सुधार हुआ है, उसको कितनी सुख सुविधाएं आज इस आज़ाद भारत में मिली है, बलिदान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद में उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को जो दल इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर उसकी तरफ उनके बहबूदी के लिए और कुछ प्रयास करता है जी, तो वो निश्चित रूप से मतलब क्या कहते हैं उसको उसके पक्ष में जाएगा माहौल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी आदिवासी जो क्षेत्र हैं वो विकास की दौड़ में बहुत पीछे जाए। वहाँ पे आम मतलब साधन संपर्क के, परिवहन के भी उदाहरण ले लीजिए, और आप छोटी मोटी जो आमूल चूल उनकी जो आवश्यकता होती है वो तक उपलब्ध नहीं है। आज की खबर है सर, आज की खबर है किसी की डेथ हुई तो मोताना मांगा जा रहा है। हाँ, वो अभी वहीं पर है। हाँ, ये सारी जो है ना, अब वो मूवमेंट भी खत्म हो गया कि उनमें सुधार कैसे लाया जी। सुधार, सामाजिक स्तर पर सुधार लाने की भी आवश्यकता है, और वहीं उन्हें विकास के उससे भी जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। योगेश शर्मा जी, राजस्थान के नेता जो हैं वो भी गुजरात के बॉर्डर के इर्द गिर्द हैं, और गुजरात के जो नेता हैं वो राजस्थान के बॉर्डर के इर्द गिर्द हैं, और ये वाइस वर्सा चल रहा है इस वक्त गुजरात इलेक्शन को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि मानगढ़ धाम प्रधानमंत्री मोदी का आना, द्रौपदी मुर्मू का आना और भी कई नेताओं का आना, ये एक परफेक्ट टाइमिंग है जिसका इस्तेमाल गुजरात में हो? देखिए, पूरी तरह ये परफेक्ट टाइमिंग है, और
भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक बहुत ही ज़्यादा कहा जा सकता परिपक्व है और नरेंद्र मोदी का इस मानगढ़ पर आना पहले से भी, जब हम अभी बता रहा हूँ आपको कि अशोक गहलोत जब गए थे उस वक्त भी ये चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बेणेश्वर का बन रहा है या मानगढ़ का बन रहा है। जी, नरेंद्र मोदी गए, अजय माकन उस दिन थे वहाँ पर और प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता, महेंद्र मालवीय, ये पूरा, और वहाँ गहलोत ने बताया कि किस तरह उन्होंने मानगढ़ धाम को विकसित करने का काम किया था, पूरा सिलसिलेवार उन्होंने ब्यौरा दिया था और वहीं ये राष्ट्रीय स्मारक की मांग उठाई गई थी कांग्रेस की तरफ से। अब नरेंद्र मोदी के पूरे दौरे पर ये निगाहें टिकी रहेंगी कि वो इस मांग को पूरी करते हैं या नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक मध्य प्रदेश, MP और राजस्थान तीनों की सीमाओं पर सटा ये मानगढ़ धाम अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। अगर ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित होता है तो अभी जैसा RC चौधरी ने कहा कि वो भी आभार जताएंगे प्रधानमंत्री मोदी का, और प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर इसका क्या राजनीतिक इम्पैक्ट गुजरात में होगा ये हम सब जानते हैं कि जो राजस्थान, और अब अशोक गहलोत ने मूवमेंट शुरू कर दिया गुजरात के अंदर, जैसा आपने कहा बॉर्डर मूवमेंट, पिछले 4 दिनों के अंदर इस आदिवासी पट्टी या जो कहें राजस्थान से जुड़ा जो गुजरात का आदिवासी बेल्ट है, वहीं पर अभी अमित शाह गए थे, उन्होंने बनास डेयरी पर मीटिंग ली। अब नरेंद्र मोदी मानगढ़ आ रहे हैं और अशोक गहलोत का भी जो टूर्स हो रहा है वो उसी बेल्ट में हो रहा है, मतलब फोकस है ट्राइबल वोट। ठीक है RC चौधरी जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। पहले कांग्रेस से लड़ रही थी बीजेपी से, फिर कांग्रेस से लड़ रही थी मोदी फैक्टर से, अब कोई रणनीति है? क्योंकि फिर हिंदुत्व की राह पर चले गए, अब मोदी चले गए भक्ति की राह पर। मैं कहना चाहूंगा कि महेश शर्मा जी जब चर्चा कर रहे थे, महेश शर्मा जी ने कहा कि इस देश के अंदर बलिदान का, शहादत का जो इतिहास है, उस इतिहास को जो सम्मान देने की बात है, तो मैं कहना चाहूंगा कि RSS और जनसंघ ने जब ये जो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी के महासंग्राम में जब अपने आहुति दे रहे थे, तब ये अंग्रेजों के मुखबिर थे जिन्होंने इन्हें निर्मम हत्या दी थी। वो सदियों तक इन आंदोलनकारियों के ऊपर तुरंत करके और वहां पे वजीफा पाते रहे। लेकिन आज समय ये है कि देश के प्रधानमंत्री क्या उन हजारों गौरवशाली आदिवासियों के इतिहास को, उनकी शहादत को सम्मान दे पाएंगे? आज जरूरी ये है कि जो जल, जमीन और जो प्रकृति के उपासक हैं, उनको जो अधिकार है जो यूपीए की सरकार ने दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया, उससे 20 लाख आदिवासियों को बेदखल किया। हमने झारखंड और आसाम के अंदर उन्हें जिस आदिवासियों को जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई उनके प्रशासन के द्वारा, वो देश ने देखा। हम आज इतना ही कहना चाहेंगे, आपने कॉरिडोर की चर्चा की विजेंद्र जी, तो वहां पे डूंगरपुर और रतलाम की रेल लाइन है, राजस्थान की सरकार से 1200 करोड़ रुपए भुगतान किया मैंने इसीलिए तो सवाल किया कि भक्त मोदी की छवि से कैसे लड़ेंगे। मैंने तो बहुत सीधा सवाल किया था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामलाल जी, आपका भी शुक्रिया। योगेश जी और महेश जी, आपका भी शुक्रिया। मोदी मानगढ़ धाम आ रहे हैं, मानगढ़ धाम को सौगात क्या मिलेगी 1 नवंबर को तय होगा, और उस कर्म के बदले फल गुजरात में क्या मिलेगा ये गुजरात की जनता तय करेगी। नमस्कार।